Hello students, in the previous video we have already learned the concept of phasor algebra and we learn how to apply those concepts in various type of problems based on AC circuit. In this video I will solve some problem based on AC circuit and please see very carefully क्योंकि यहाँ जो मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, क्वेश्चन तो बहुत इजी है बट उसमें कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है। और इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं और भी कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको न्यूमेरिकल दिया रहे तो उसको हैंडल कैसे करना है। तो कुछ मैं टिप्स आपको दूंगा इस क्वेश्चन के माध्यम से स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ सी वेरी केयरफुली, आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं एक बार आपको पढ़ के बताता हूँ। बोल रहा है क्वेश्चन में दो इम्पीडेंस Z1 Z2 आपको पैरेलल में दे रखा है और उस पैरेलल सर्किट में जो टोटल करंट सप्लाई हो रहा है वो 15 एम्पीयर हो रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना पड़ेगा कि Z1 Z2 ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नोटेशन में दे रखा है बट करंट जो है वो सिर्फ करंट का मैग्नीट्यूड दे रखा है। अब सवाल ये है कि करंट का मैग्नीट्यूड आप, ठीक है भाई, करंट का मैग्नीट्यूड दे रखा है बट एंगल के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में आपको एंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप उसका एंगल या इनिशियल फेज क्या एज्यूम कर लेंगे स्टूडेंट? जीरो। आपको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम मिलेंगे जहाँ पे वोल्टेज भी दिया होगा। सपोज आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया होता 100 वोल्ट, तो क्या आप दोनों का करंट का भी एंगल आप जीरो एज्यूम करते हैं और वोल्टेज का भी एंगल जीरो एज्यूम करते हैं? नहीं, आपको सिर्फ किसी एक क्वांटिटी का एंगल जीरो एज्यूम करना है, सिर्फ एक क्वांटिटी का इनिशियल फेज जीरो एज्यूम करना है, चाहे वो करंट का कर लो चाहे वो आप वो वोल्टेज का कर लो। आप स्टूडेंट सोचिए ना खुद, अगर आपने करंट का भी एंगल जीरो एज्यूम कर लिया और वोल्टेज का भी एंगल जीरो एज्यूम कर लिया तो देखिए ना वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस कितना हुआ? जीरो। इसका मतलब ये पूरा सर्किट रेजिस्टिव है, तो ऐसा है नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि इस तरह के प्रॉब्लम में जहाँ पे करंट और वोल्टेज की सिर्फ वैल्यू दी हो, उसके इनिशियल फेज के बारे में ना पता हो, उसका इक्वेशन ना पता हो, तो स्टूडेंट्स किसी एक क्वांटिटी का इनिशियल फेज आप जीरो एज्यूम करोगे। ऐसा नहीं कि दोनों का आप जीरो करोगे, या तो वोल्टेज को कर लो या तो करंट को कर लो। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें करंट दिया हुआ है और करंट से ही मतलब है, करंट की आवश्यकता है, इसलिए हमने करंट का एज्यूम, करंट का इनिशियल फेज या आप कह लीजिए करंट का एंगल हमने जीरो एज्यूम कर लिया। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। 15 एंगल 0 एम्पियर तो ये दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड आउट द टोटल इम्पीडेंस। तो वेरी इजी, Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, पैरेलल में है तो Z1 Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2। तो Z1 की वैल्यू देखिए 10 प्लस, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, Z1 इक्वल टू दिया है 10 प्लस J15 और Z2 दिया है स्टूडेंट 6 माइनस J8। तो 10 प्लस J15 डिवाइडेड बाई 6 माइनस मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस J8 और यहाँ पे दोनों को जोड़ना है तो 10 माइनस J15 और प्लस 6 माइनस J8। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता था भाई, Z1 आप देख रहे हैं ना 10 और J15 है, आपको यहाँ पे एक रजिस्टर दे देता, एक इंडक्टर सीरीज में दे देता, तो आप Z1 उसका निकाल लेते। ऐसे ही दूसरे ब्रांच पे एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर जोड़ देता। तो क्वेश्चन सब एक ही होगा बट पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तो यहाँ स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। इसको हमें लिखना है तो ब्रैकेट में 10 प्लस 15i ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 8i ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई, ये देखिए ये 16 प्लस J7 हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ब्रैकेट में 16 प्लस 7i ब्रैकेट क्लोज, ये स्टूडेंट आ गया। शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, इस वजह से गलत आंसर आ रहा है, चेक करते हैं। 6, हाँ ये गलत कर दिया है, ये पॉइंट नहीं होगा। 6 माइनस 8i
ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 16 प्लस 7i। ये स्टूडेंट्स आ गया 9.67 और शिफ्ट के साथ दूसरी वैल्यू आ गई -j3.6। अगर स्टूडेंट्स आप पोलर फॉर्म चाहते हो इसका तो शिफ्ट के साथ पोलर फॉर्म, ये आ गया 10.32 और एंगल आ गया -20.4 डिग्री। तो ये तो कैलकुलेशन था। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो z का भाई z की वैल्यू कितनी है, अगर हम वैल्यू की बात करें, वैल्यू ऑफ z, तो स्टूडेंट्स z की वैल्यू तो हो गई 10.32 ओम। अगर क्वेश्चन में आपसे वोल्टेज पूछता है स्टूडेंट्स, तो वोल्टेज आप कैसे निकालते हैं, V इक्वल टू आई इंटू जेड। अब I की वैल्यू कितनी है, 15 है, देखिए ना, बल्कि 15 एंगल 0 है। और वोल्टेज का सॉरी जेड का एंगल कितना है, जेड की वैल्यू कितनी है 10.32 एंगल -20.4 डिग्री। तो ये आप कैलकुलेट कर देना, मैं निकाल रहा हूँ कैलकुलेटर से। 10.32 मल्टीप्लाइड बाई 15, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 154.8 और एंगल आएगा -20। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने यहीं पे एंगल 0 मान लिया होता वोल्टेज का, तो बताइए गलत हो जाता कि नहीं, क्योंकि देखिए अब वोल्टेज का एंगल कितना है -20.4 डिग्री, और जबकि आप 0 मान रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। तो आपको हमेशा याद रखिएगा, इस तरह के प्रॉब्लम में किसी एक का एंगल 0 एज्यूम करना है। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। ये बोल्ट हो गया। बहरहाल हमें वोल्टेज नहीं पूछ रहा था, बट मैंने आपको ये चीज़ बताने के लिए वोल्टेज भी निकाल दिया। तो जेड इक्विवेलेंट आ गया स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन बोल रहा है टोटल पावर ऑफ द सर्किट। सबसे और फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है पावर टेकन बाय ईच इम्पीडेंस है। जरा I1 और I2 की वैल्यू निकालते हैं। सपोज इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था करंट डिवीजन मेथड, कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, आपको याद होगा, और उनमें टोटल करंट अगर आई है, तो किसी एक में अगर करंट आपको निकालना है, सपोज I1 निकालना है, तो आप उसके बगल वाला रेजिस्टेंस लेते थे, दोनों का सम करते थे डिवाइडेड बाई और इनटू टोटल करंट आप करते। तो वही कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ से बताइए I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 निकालना है तो Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 इंटू टोटल करंट। तो Z2 स्टूडेंट्स दे रखा है 6 माइनस J8 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 इंटू टोटल करंट स्टूडेंट्स है 15 एंगल 0। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ब्रैकेट में 6 माइनस 8i ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 16 प्लस 7i और ये मैं भूल गया मल्टीप्लाई करना, फिर से करते हैं। ब्रैकेट में 6 माइनस 8i ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई 15 एंगल 0 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 16 प्लस 7i ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए स्टूडेंट्स आ गया। चलिए इसका पोलर फॉर्म लिख लेते हैं, पोलर फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। 8.59 और एंगल आ गया -76.7 डिग्री। इतना एम्पियर आ गया I1 की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स I2 कैसे आप निकालोगे, तो वेरी इजी भाई, टोटल करंट हमें पता है और I1 हम निकाल लिए हैं। तो 15 एंगल 0 माइनस 8.59 एंगल -76.7 डिग्री। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेटर में। 15 ब्रैकेट में लिखना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में 15 वरना सिंटेक्स एरर दिखाने लगेगा। एंगल 0 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट में 8.59 एंगल है -76.7 डिग्री। ये देखिए स्टूडेंट्स आ गया। पोलर में आप इसको आंसर लिखिए, क्योंकि वैल्यू पोलर वाला ही देगा। 4 7
और एंगल आ गया 32.69। ये देखिए स्टूडेंट्स, I1 I2 निकल गया। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है आपको। अब चलिए निकालते हैं, पावर निकालते हैं। तो हालांकि देखिए, अगर हमसे करंट नहीं पूछा होता तब भी हमारी मजबूरी होती पावर निकालना, क्योंकि पावर आप कैसे निकालते, वी आई कॉस फाई से या फिर आई स्क्वायर आर से। तो दोनों फार्मूले में आई की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप कौन सा फार्मूला लगाओगे? अगर वी आई कॉस फाई लगाते हो तो आपको वी चाहिए, तो वी तो पूछ नहीं रहा है इस क्वेश्चन में, हालांकि आपने निकाला है, बट अगर ना पता हो तो वी आई कॉस फाई वाला फार्मूला फेल हो जाएगा। फिर क्या लगाओगे? अब बचा आपके पास आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आर वाला फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन में टोटल सर्किट का पावर पूछ रहा है, तो टोटल पावर निकालते हैं। टोटल पावर, तो जब स्टूडेंट्स आप टोटल पावर निकालोगे तो हमेशा ध्यान दीजिएगा करंट जो है वो टोटल होगा। तो टोटल करंट कितना है? 15 का स्क्वायर और इंटू आर में किसका आर आप लोगे? पूरे जेड का जो आया है, पूरे सर्किट का आर आप लोगे, मतलब जेड जो टोटल आया है उसका आर लेना है आपको। तो पूरा जेड देखिए कितना आया है, ये देखिए पूरे जेड की वैल्यू कितनी आई है, ये आया या फिर ये आया है। तो इस पूरे जेड में जो आर की वैल्यू है वो कैसे पता चलेगी आपको? तो मैं आपको बताया था कॉन्सेप्ट में फेजर अलजेब्रा के कि जो रियल पार्ट होता है वही आर देता है। तो टोटल जेड का रियल पार्ट स्टूडेंट्स कितना है? 9.67। तो यहाँ पे रखिए, आप ये समझे कि नहीं भाई, आपको टोटल पावर निकालना है तो करंट इस्तेमाल होगा टोटल, और रेजिस्टेंस भी तो टोटल इस्तेमाल होगा। तो आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि भाई इसका रेजिस्टेंस 10 और इसका रेजिस्टेंस 6, आप जोड़ दीजिएगा 16 कर दीजिएगा, ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगा बहुत बड़ा। तो ऐसा मत कीजिएगा, आप पूरे जेड को देखिएगा। तो पूरा जेड ये आया है। अब इस जेड में आर कैसे पता चलेगा भाई? तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि जेड का जो रियल पार्ट होता है वही आर देता है। तो इसका रियल पार्ट कितना है? 9.67। तो ये अब इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 9.67, ये आएगा स्टूडेंट्स 2175.75 वाट। ये आ जाएगा टोटल पावर। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है पावर टेकन बाई ईच ब्रांच। तो आप देखिए इसमें दो ब्रांच है, पहली ब्रांच ये है, दूसरी ब्रांच ये है। तो अगर मुझे इसका पावर निकालना है इस वाले ब्रांच का स्टूडेंट्स, तो क्या करोगे आप? करंट तो लोगे I1, इस ब्रांच का करंट लोगे और इसी ब्रांच का आप रेजिस्टेंस भी लोगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पावर इन फर्स्ट ब्रांच क्या होगा? I1 का स्क्वायर इंटू R1। ये आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स। यहाँ मैंने लिखा नहीं था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ I टोटल का स्क्वायर इंटू R टोटल। और R टोटल कैसे आएगा? Z का जो रियल पार्ट है। हालांकि ये चीज़ कर चुके हैं हम लोग, चलिए ठीक है। अब I1 बताइए कितना आया है? I1 कितना आया है? देखिए तो I1 की वैल्यू ये आई है 8.59 और एंगल इतना आया है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि पावर में एंगल की ज़रूरत नहीं होती, पावर में सीधे सीधे आप मैग्नीट्यूड उठाओ। तो 8.59 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई R1। तो R1 कैसे आएगा स्टूडेंट? तो Z1 का रियल पार्ट देखिए Z1 का रियल पार्ट कितना है? 10 है, तो इंटू 10। तो इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है ये 8.59 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10, ये स्टूडेंट्स आ गया 737.88 वाट। चलिए पावर इन सेकेंड ब्रांच बताइए क्या होगा? तो ये होगा I2 का स्क्वायर इंटू R2। अब I2 की वैल्यू देखिए कितनी आई है? 15.47 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई R2। R2 कैसे पता चलेगा? Z2 का रियल पार्ट। तो Z2 का रियल पार्ट देखिए कितना है? 6 है। तो इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 15.47 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 6। तो ये देखिए स्टूडेंट्स आ गया 1435.93 इतना वाट आ गया स्टूडेंट्स। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए आपको दिख नहीं रहा था, मैं यहाँ पे फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि सेकंड पावर का अगर आपको सेकंड ब्रांच का आपको पावर निकालना है तो सेकंड ब्रांच का करंट इंटू सेकंड ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो सेकंड ब्रांच का करंट कितना है? यहाँ निकाला है आपने I2 15.47 और सेकंड ब्रांच का R2 कैसे पता चलेगा? तो Z2 का रियल पार्ट 6, ये देखिए यहाँ पे रखा, निकालिए।
स्टूडेंट्स यहाँ पे आप वी आई कॉस फाई से भी निकाल सकते थे। कैसे करते हैं आप वी आई कॉस फाई से, एक बार खुद ट्राई करना वी आई कॉस फाई से। भाई अगर यहाँ पे हमें वी आई कॉस फाई वाला फार्मूला लगाना है, अगर मैं यहाँ देखिए मैं आपको एक बार करके दिखा दे रहा हूँ, ये वाला वी आई कॉस फाई वाला सपोज आपको फार्मूला लगाना है, तो वी कौन सा लेते हैं आप, टोटल वी लेते। टोटल वी की वैल्यू कितनी आई है 154.8 और टोटल करंट लेते जो 15 है, और कॉस फाई क्या लेते स्टूडेंट्स, कॉस और फाई किसका लेते, टोटल जेड का फाई, और टोटल जेड का फाई देखिए कितना आया है 20.4 डिग्री। ये देखिए टोटल जेड का फाई 20 तो आप इसको कैलकुलेट करना, देखना इसके इक्वल आएगा, आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, इसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स। ऐसे ही अगर आपको फर्स्ट ब्रांच का पावर निकालना है वी आई कॉस फाई से, तो आप वी का इसका किसका लेते हैं, फर्स्ट ब्रांच का वी। तो चूंकि पैरेलल सर्किट है तो पैरेलल सर्किट में तो वोल्टेज तो सेम ही होगा, तो 1454.8 मल्टीप्लाइड बाई आई किसका लेते हैं आप, फर्स्ट ब्रांच का आई। तो फर्स्ट ब्रांच का आई कितना है 8.59 इंटू कॉस फाई आप किसका लेते हैं, फर्स्ट ब्रांच का फाई। तो आपको क्या करना पड़ता है, इस Z1 का एंगल पता करना पड़ता है। भाई फर्स्ट ब्रांच का एंगल कैसे पता चलेगा, तो इस Z1 का एंगल जो होगा, अब एंगल कितना होगा, तो पहले तो इसको आप पोलर फॉर्म में चेंज कीजिए। तो पोलर फॉर्म में जब आप चेंज करोगे, मैं कर दे रहा हूँ 10 + 15i, इसको मैंने किया पोलर फॉर्म में। ये पोलर फॉर्म में जब चेंज होगा तो आ जाएगा 18.02 और एंगल आएगा स्टूडेंट्स 56.3 डिग्री। तो यहाँ देखिए जब आप फर्स्ट ब्रांच का पावर निकालते हैं तो वोल्टेज आप लेते हैं फर्स्ट ब्रांच का। अब चूंकि टोटल वोल्टेज और किसी एक ब्रांच का वोल्टेज सेम होगा क्योंकि पैरेलल सर्किट है, और करंट लेते हैं आप फर्स्ट वाले सर्किट का। और कॉस फाई किसका लेते हैं, भाई यहाँ पे सब 1 1 हो जाएगा, V1 I1 ∅1। ∅1 मीन्स पहले ब्रांच का जो इम्पीडेंस है उसका फेज एंगल। तो उसका एंगल कैसे आप पता करोगे, यहाँ देखिए भाई ये तो रेक्टेंगुलर फॉर्म है, एंगल किस में होता है, पोलर फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आ जाता है देखिए 56.3, यहाँ पर रखते 56.3 डिग्री। अब जब आप इसको कैलकुलेट करना कैलकुलेटर से, सेम आंसर आएगा इतना। तो ये स्टूडेंट थोड़ा सा फार्मूला टेढ़ा है और इसमें 3 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये वाला फार्मूला ज़्यादा प्रीफर कीजिए, I² R वाला। यहाँ पे देखिए 2 ही वेरिएबल से काम चल गया और आपको पोलर में भी नहीं चेंज करना पड़ा जेड को। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। देखिए आंसर कैसे वेरीफाई करेंगे, आप देखिए तो टोटल पावर कितना आया 2175, और जब हमने अलग अलग ब्रांच का पावर निकाला तो ये पहले का इतना आया, दूसरे का इतना आया। तो अगर स्टूडेंट्स आप पहले और दूसरे का पावर जोड़ते हो तो ये टोटल पावर के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब आपने सब कुछ सही लगाया। तो करके देखते हैं एक बार वेरीफाई। 737.88 प्लस 1435.93, ये देखिए 2174 लगभग 2174 के बराबर आ रहा है, 2174 के इक्वल आ रहा है जब आप इस दोनों को जोड़ोगे। तो ठीक है 74 और 1 2 2 3 मतलब 5 वाट तक वेरिएशन चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने इन दोनों को जोड़ा स्टूडेंट्स, तो इन दोनों का जो टोटल आया वही टोटल पावर हमने कैलकुलेट किया। इट मीन्स आपने सब कुछ सही लगाया है। तो ये स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था, बट इसमें कुछ चीज़ें थी, जैसे पावर आपको टोटल पावर पूछ रहा है, अलग अलग ब्रांच का पावर पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई स्टूडेंट्स। तो ये अब इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन बस बताऊंगा, थोड़ा सा अलग है वो क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन अब मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ट्राई कीजिएगा, खुद आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं आएगा तो आप मेरे से आप जो भी डाउट्स वगैरह होगा आप पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।